अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज सेट से रिलेटेड है, तो हम थोड़ा सा सेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेट क्या होता है और इसको कैसे लिखा जाता है। तो ये सेट की डेफिनेशन है। ओके, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट ऐसी इशिया की कलेक्शन या मजमुआ होता है जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। वेल डिफाइंड का मतलब वो चीजें सब के लिए सेम होनी चाहिए यानी वाज़ेह होनी चाहिए, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग मुख्तलिफ यानी कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी इशिया या ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, तो ऐसी इशिया के कलेक्शन को क्या कहते हैं? सेट। अब हम ये जान लेते हैं कि सेट को किस तरह लिखा जाता है। Generally, a set is represented with the capital letter of English alphabet A, B, C, so on and Z। यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर ए से लेकर जी तक कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कामा। लेकिन सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स या वो जो अशिया होती हैं उनको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और उन एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग रखने के लिए हम कामे का यूज करते हैं। ओके, ये जो कामा नहीं होता इस तरह, जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हम एक सेट लिख लेते हैं जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हर एक नंबर को अलग अलग शो करने के लिए हमने कामा का यूज किया। ओके, तो इनको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, यानी इनको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इस तरह। ये एक हमारे पास सेट बन गया। अब इसको हम किसी भी कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल लेटर एन से। तो किसी सेट को लिखने का ये तरीका कार है। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंग्स इज सेट एंड विच इज नॉट, आल्सो गिवन द रीजन। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजों की कलेक्शन या ग्रुप्स दिए गए हैं, तो इनके बारे में हमने बताना है कि क्या ये सेट हैं या नहीं, और साथ में हमने रीजन भी बतानी है कि ये सेट है तो क्यों है, अगर ये सेट नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 में देखिए हमें एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो दिए गए हैं, जो आपकी ज्योमेट्री में जो सामान होता है। ओके, तो पेंसिल है, इसमें जी प्रकार है, स्केल वगैरह, मतलब ये सब चीजें दी गई हैं हमें। अब सेट होने के लिए कौन सी दो शराइत होना जरूरी है कि एक तो वो चीजें वेल डिफाइंड होनी चाहिए और दूसरा डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं। तो वेल डिफाइंड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि सब के लिए वो चीजें सेम होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए। तो देखिए इसमें हर चीज वाज़ेह है, सब के लिए सेम है। अब देखिए ये स्केल है तो ये सब के लिए स्केल है, और इधर देखिए ये एक पेंसिल है तो ये सब के लिए पेंसिल है, ये नहीं कि किसी के लिए ये स्केल हो। तो ये वाज़ेह है। और दूसरी जो शर्त है वो है डिस्टिंक्ट, यानी कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 2 बार आई हो। तो ये जो हमें कलेक्शन दी गई है या जो ग्रुप दिया गया है ये सेट की दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक सेट है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, तो ये पार्ट 1 है ना, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि एक सेट है। तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज अ सेट because its objects are well defined and distinct। यानी कि ये एक सेट है क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्ट्स या जो इशिया हैं वो वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो साथ में हमने रीजन भी बता दी कि ये सेट क्यों है। अब पार्ट 2 की तरफ देखें, तो पार्ट 2 में हमें एक कार दी गई है, एक बस है, एक ट्रक है और एक रिक्शा है। तो हमने ये बताना है कि क्या ये एक सेट है या नहीं। तो सेट की जो 2 शराइत हैं उनको हम देख लेते हैं कि इस पर पूरी उतरती हैं या नहीं। तो देखिए, तो ये चीजें सबके लिए सेम है। ओके, यानी वेल डिफाइंड है। अब दूसरी चीज क्या है कि ये डिस्टिंक्ट है या नहीं, यानी कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही। तो जी नहीं, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, मतलब कि ये दोनों शर्तों पर पूरा उतर रहा है। तो इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं कि एक सेट है, इट इज अ सेट because its objects
आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो हमने इसके बारे में लिख दिया कि एक सेट है और सेट क्यों है वो भी हमने वजह बता दी। अब नेक्स्ट पार्ट 3 को देखें तो हमें एक टी सेट दिया गया है। अब देखिए ये वेल डिफाइंड तो है यानी सबके लिए सेम है, ओके, लेकिन इसमें एक चीज जो दूसरी शर्त है ना यानी डिस्टिंक्ट वाली, वो इस पर पूरी नहीं होता रही। अब देखिए ये जो हमारे पास कप आ रहा है ये 2 दफा आ रहा है, यानी ये तो वेल डिफाइंड है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, ओके। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि एक सेट नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो ये एक सेट नहीं है क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, ओके। अब आगे पार्ट 4 को देखें तो पार्ट 4 में हमें मुख्तलिफ फूलों का सेट दिया गया है, ओके। अब इसको हमने देखना है कि क्या ये वाकई एक सेट है या नहीं। तो पहले हम इसको चेक कर रहे थे कि वेल डिफाइंड है या नहीं। तो देखिए ये भी एक फूल है, ये भी एक मुख्तलिफ फूल है, ओके। तो ये सब के लिए सेम है, ओके। कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई और चीज है, ये फूल ही है। वेल डिफाइंड तो हो गए। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये डिस्टिंक्ट है या नहीं, यानी कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही इनमें। तो देखिए ये भी मुख्तलिफ फूल है, ये भी मुख्तलिफ है, ये भी मुख्तलिफ है, ये भी मुख्तलिफ। तो कोई ऐसा फूल इनमें नहीं है जो दोबारा लिखा गया, मतलब दोबारा आ रहा हो इनमें, ओके, यानी कि ये डिस्टिंक्ट भी है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि एक सेट है। तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट सेट्स। तो ये जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं ये सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। इफ यस देन राइट ट्रू इन द गिवन स्पेस, अदरवाइज राइट फॉल्स। अगर वाकई ये स्टेटमेंट सेट हैं तो इनके सामने हम लिखेंगे ट्रू, यानी ये वाकई सेट है। और अगर ये सेट नहीं है तो इसके सामने हम लिखेंगे फॉल्स। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन मुल्तान। तो मुल्तान में अच्छे शागिर्दों का सेट, यानी आप इनको स्टूडेंट भी कह सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स। तो गुड स्टूडेंट्स या गुड पीपल्स जो हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो किसी की नज़र में अच्छे स्टूडेंट नहीं भी होते, और किसी की नज़र में वो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक की नज़र में वो अच्छे स्टूडेंट्स हों। तो ये चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम इसका सेट नहीं बना सकते, ओके। तो ये सेट की पहली शर्त पर पूरा नहीं उतर रहा, तो हम इसके सामने लिखेंगे फॉल्स। अब आगे पार्ट 2 को देखें। क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो क्लेवर स्टूडेंट्स हैं यानी चालाक स्टूडेंट्स, उनका सेट। तो यहाँ पर भी ये जो क्लेवर स्टूडेंट्स का सेट तो हम नहीं बना सकते। कैसे? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड कैसे नहीं है? क्योंकि जो क्लेवर स्टूडेंट्स होते हैं वो हर एक की नज़र में तो क्लेवर नहीं होते। किसी की नज़र में क्लेवर होते हैं लेकिन किसी की नज़र में वो क्लेवर नहीं होते, यानी ये सब के लिए सेम नहीं है। तो मतलब ये पहली शर्त पर पूरा नहीं होता रहा जो वेल डिफाइंड वाली है, तो इसलिए हम इसके सामने लिखेंगे फॉल्स। तो आगे पार्ट 3 को देखें। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50। तो 10 और 50 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है कि कौन से होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। तो 10 एंड 50 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर होंगे तो वो सब के लिए सेम है ना, यानी वेल डिफाइंड है, और हर एक अलग अलग नंबर होता है यानी डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि एक सेट है। तो हम सामने यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्रू। अब आगे पार्ट 4 को देखें। सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट इन वर्ड मैथमेटिक्स। तो लफ्ज मैथमेटिक्स में जितने भी अल्फाबेट हैं इनका सेट। तो ये वेल डिफाइंड तो है, यानी MAT, मतलब ये सब के नज़र में सेम है, ओके। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है? तो यहाँ पर देखिए A यहाँ पर भी है और A यहाँ पर भी है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मौजूद जो अल्फाबेट हैं ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसके सामने हम लिखेंगे फॉल्स। अब आगे पार्ट 5 को देखें। तो पार्ट 5 है
सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग, यानी कि आपके बैग में जो वर्क बुक होती हैं उनका सेट। तो वर्क बुक्स सबके लिए सेम ही होती है ना, मतलब ये वेल डिफाइंड है, और आपके हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग वर्क बुक होती है। ओके, तो ये डिस्टिंक्ट भी है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं ट्रू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू, यानी ये सेट है। अब आगे पार्ट 6 को देखें। सेट ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से मतलब जो रेंगने वाले जानदार होते हैं। ओके, तो रेप्टाइल सबके लिए सेम है ना, और हर एक रेप्टाइल जो होता है वो अलग अलग होता है। ओके, यानी ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो इसके बारे में हम आगे लिखेंगे ट्रू। अब आगे पार्ट 7 को देखें। a इज इक्वल टू 1 2 3 3 4। तो ये a हमें एक सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट क्या आ रहे हैं 1 2 3 3 4। तो ये जो एलिमेंट है ये वेल डिफाइंड तो हैं। ओके, यानी सबके लिए सेम है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि 3 इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसे हम सेट नहीं कह सकते, तो इसके आगे हम लिखेंगे फॉल्स। अब आगे पार्ट 8 को देखें। x इज इक्वल टू वकास अली वकास। तो ये हमें x एक सेट दिया गया है जिसमें 3 बॉयज के नाम हमें दिए गए हैं, वकास अली वकास। तो ये वेल डिफाइंड तो है, यानी सबके लिए सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि वकास रिपीट हो रहा है, यानी वकास 2 दफा आ रहा है। ओके, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो लिहाजा हम इसे सेट नहीं कह सकते, तो इसके सामने हम लिखेंगे फॉल्स। अब आगे पार्ट 9 को देखें जो कि लास्ट पार्ट है। सेट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स फ्रॉम द पंजाब। तो पंजाब से जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनका सेट। तो नोबेल प्राइज विनर सब के लिए सेम होते हैं ना, यानी कोई ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने नोबेल प्राइज हासिल नहीं किया, यानी ये वेल डिफाइंड है। और हर एक नोबेल प्राइज हासिल करने वाला शख्स अलग होता है, मुख्तलिफ होता है, यानी ये जो सेट वाली दोनों शराइत हैं उस पर पूरा उतर रहा है, तो इसको हम सेट कह सकते हैं, तो इसके सामने हम लिखेंगे ट्रू। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, जिसके बाद हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकेंगे। तो जब किसी एलिमेंट की मौजूदगी को ज़ाहिर करना हो, यानी कि कोई एलिमेंट उस सेट में मौजूद है या नहीं, तो अगर वो एलिमेंट उस सेट में मौजूद है तो उसके लिए एक साइन यूज होता है, ये वाला। ओके, तो ये किसी एलिमेंट का किसी सेट में मौजूद होने को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यानी किसी एलिमेंट की मौजूदगी को किससे ज़ाहिर किया जाता है? इस साइन से। और अगर किसी एलिमेंट की गैर मौजूदगी को बताना हो तो उसके लिए भी यही साइन यूज होता है, लेकिन क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम लाइन लगाएंगे, तो ये गैर मौजूदगी का साइन है। ओके, तो इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। ओके, और इसको हम पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। तो इसको आपने याद रख लेना है। ओके, तो अब हम सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 2 3 5 सो ऑन। ओके, यानी हमें एक p सेट दिया गया है जिसमें तमाम के तमाम प्राइम नंबर हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग टू। तो इन साइन बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू को यूज करते हुए इन खाली जगहों को हमने फिल करना है। तो ये याद रख लें कि ये जो हमें सेट दिया गया है ये किसका सेट है? जितने भी प्राइम नंबर हैं। तो देखिए 3-p, तो हम देखेंगे कि इसमें 3 बिलोंग करता है या नहीं। तो जी हाँ 3, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर है वो इस सेट में है। तो यहाँ पर हम कौन सा साइन यूज करेंगे? बिलोंग्स टू वाला। ओके, अब आगे देखें 14-p। तो 14 को हमने देखना है कि वो प्राइम नंबर में आता है या नहीं आता। तो 14 एक प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो ये जो सेट है ये प्राइम नंबर वाला सेट है, क्योंकि 14 इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि 14 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसकी हम गैर मौजूदगी लिखेंगे, यानी कि ये बिलोंग नहीं करता सेट p में। तो इसमें हम कौन सा साइन यूज करेंगे? ये वाला, डज नॉट बिलोंग्स टू p। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 14 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट p। अब आगे पार्ट 3 को देखें 7-p। तो 7 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम कौन सा साइन यूज करेंगे? ये वाला, बिलोंग्स टू वाला। ओके, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये जो 7 है ये इस सेट में मौजूद है। अब आगे पार्ट 4 को देखें 9-p। तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इस पर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो इसके लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 9 जो है वो सेट p में बिलोंग्स नहीं करता। अब आगे है 39। तो 39 जो है ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 39 सेट p में बिलोंग्स नहीं करता। तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे? ये वाला,
डज नॉट बिलोंग्स टू सेट पी। अब आगे पार्ट 6 को देखें, 29-p। तो 29 एक प्राइम नंबर है, ओके। तो ये जो सेट पी है इसमें तमाम के तमाम प्राइम नंबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 29 बिलोंग्स टू सेट पी। अब आगे पार्ट 7 को देखें, 16-p। तो 16 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 डज नॉट बिलोंग्स टू पी, ओके। तो ये वाला साइन यूज होगा। अब आगे पार्ट 8 को देखें, 13-p। तो 13 एक प्राइम नंबर है, ओके। तो सेट पी में 13 भी मौजूद है, क्योंकि जो सेट पी है ये तमाम के तमाम प्राइम नंबर का सेट है। यहाँ पर हम लिखेंगे बिलोंग्स, सॉरी ये मैंने यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पर ये वाला आएगा साइन, ओके। यानी 13 बिलोंग करता है सेट पी में। अब आगे 43 को देखें, तो 43 भी एक प्राइम नंबर है, ओके। तो ये सेट पी में मौजूद है, तो इसके लिए भी हम कौन सा साइन यूज करेंगे, बिलोंग्स टू वाला। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो इन सेट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 भी है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट्स। और ये जो हमें सेट्स दिए गए हैं इनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो पहले हम इन दोनों फॉर्म्स को समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो ये देखिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट वी सिंपली डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड्स। जब किसी सेट की वजाहत हम वर्ड्स की मदद से करते हैं, यानी अल्फाज की मदद से करते हैं, तो इस फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, ओके। जिस तरह फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ स्टूडेंट वेयर्स। तो एक स्टूडेंट का स्कूल यूनिफॉर्म का सेट, तो ये सेट अल्फाज की मदद से लिखा गया है, ओके। अब आगे एग्जांपल 2 को भी देख लें, b इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ओड नेचुरल नंबर। तो ये भी हमें अल्फाज की मदद से सेट दिया गया है, तो इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हम टेबुलर फॉर्म की बात कर लेते हैं। इन टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट वी लिस्ट ईच एलिमेंट separated by a comma and then put curly brackets around the whole things। तो टेबुलर फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट को कामा की मदद से अलग अलग लिखते हैं, यानी एक लिस्ट की सूरत में, और उनको फिर हम ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देते हैं, ओके। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है उसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब मिसालें भी आपके सामने हैं, ए इज इक्वल टू, तो शूज, पैंट, सॉक्स, शर्ट, टाई। तो ये इनका सेट है और हर एक चीज को अलग अलग लिखा गया कामा की मदद से, ओके। और इनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया गया है। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, b इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 10। तो ये जो फर्स्ट हमारे पास 10 नेचुरल नंबर है उनका सेट है, ओके। तो हर एक नंबर को कामा की मदद से अलग अलग लिखा गया है और इनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया गया है। तो ये जो फॉर्म होती है इसे क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को इजीली सोल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं, तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ सीजन इन अ ईयर। तो एक साल में जितने सीजन होते हैं उनका सेट, तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी इनकी हमने बकायदा लिस्ट बनानी है और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है, ओके। तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, तो 1 ईयर के अंदर कौन कौन से सीजन होते हैं तो वो हम लिख लेते हैं बकायदा, स्प्रिंग, समर, ऑटमन और विंटर। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। अब पार्ट 2 को देखें, b इज इक्वल टू सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज स्टार्टिंग विद w। तो ऐसे दिनों के नाम लिखने हैं जो w से स्टार्ट होते हैं, ओके। तो वो सिर्फ हमारे पास एक ही है, डे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b इज इक्वल टू, तो वो सिर्फ वेडनेसडे ही होता है जो w से स्टार्ट होता है, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेडनेसडे। तो और कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो w से स्टार्ट होता है, ओके। तो हमारे पास सिर्फ ये एक ही आ रहा है, डे। तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, ओके। तो ये टेबुलर फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट पार्ट 3 की बात करें, तो c इज इक्वल टू सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में जितने भी मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं उनका सेट। तो आपके स्कूल में कोई भी मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं उनके नेम लिखकर बकायदा आप उनके साथ कॉमा लगाएं और उनको अलग अलग लिखें और उनको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दें, ओके। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी।
तो आप किसी भी टीचर्स के नेम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वो सिर्फ मैथमेटिक्स के टीचर्स होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, डी इज इक्वल टू सेट ऑफ योर सिबलिंग। तो आपके बहन भाइयों का सेट। तो आपके जो भी बहन भाई हैं बाकायदा आप उनके नेम को लिखकर कॉमा की मदद से तो उन तमाम को लिखकर आप उनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें। ओके, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है, ई इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पंजाब। तो वर्ड पंजाब जो है इसके जो लेटर्स हैं उनका सेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू, तो पंजाब में कौन कौन से लेटर आते हैं जी, पी यू एन जे यू बी। ओके, तो हर एक लेटर को अलग अलग लिखना है। ओके, तो कॉमा की मदद से और इनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है, एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो इस्लामिक कैलेंडर के जो लास्ट 6 मंथ्स हैं उनका सेट। तो इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक जो लास्ट 6 मंथ्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, रजब, शबान, रमजान, शवाल, जिलहज वगैरह। ओके, तो इनको लिख के आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ओके, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 है, जी इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लास्ट जो 4 प्राइम मिनिस्टर हैं उनका सेट। तो हम ब्रैकेट्स को डालकर जो लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के उनके नेम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, तो अभी जो मौजूदा हमारा वजीर आजम चल रहा है वो कौन है जी, शहबाज शरीफ। इससे पहले इमरान खान था, फिर शाहिद खाकान अब्बासी था उससे पहले, और उससे पहले नवाज शरीफ था। ओके, तो ये पाकिस्तान के 4 प्राइम मिनिस्टर्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 8 है, एच इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का सेट। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट 4 जो हमारे पास प्राइम नंबर हैं वो कौन से हैं, 2, 3, 5, 7। तो इनको हम अलग अलग लिख के यानी कॉमा की मदद से इनको हम अलग अलग लिख के ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 9 है जो कि लास्ट पार्ट है, आई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वावल यूज्ड इन द सेंटेंस और इन ट्रेन। तो सेंटेंस और इन ट्रेन में जितने भी वावल्स यूज हुई हैं उनका सेट। तो वावल आपको पता है कि कौन से होते हैं, जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो हमारे पास लेटर होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 हमारे पास वावल्स होते हैं। ओके, तो इस सेंटेंस में जो इस तरह के वावल यूज हुई हैं उनका सेट हमने यहाँ पर लिखना है। ओके, तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू, इनमें देखें कि वावल्स इसमें कौन कौन सा आया हुआ है। तो देखिए ए, तो हम ए को लिखेंगे। आगे देखिए ई आया हुआ है तो इसको भी हम लिखेंगे। आगे देखिए फिर ए आया तो ए को हम एक दफ़े लिखेंगे। तो आई, तो सॉरी यहाँ पर शुरू में ओ भी आ रहा है तो ये ओ भी वावल होता है। ओके, तो इसको हम इस यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसके अलावा कोई भी वावल नहीं इसमें आया हुआ, तो इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। तो ओ इन ट्रेन में जितने भी वावल्स हैं उनका सेट हमने क्रिएट कर लिया, यानी कि टेबुलर फॉर्म में हमने लिख लिया। ओके, तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट्स। तो ये जो हमें फॉर्म्स दी गई ये टेबुलर फॉर्म है। ओके, तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया था और उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना था, जबकि यहाँ पर हमने उलट काम करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं सेट्स और इनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है, ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये किस चीज का सेट है, तो ये फर्स्ट 5, 6 जो होल नंबर्स हैं उनका सेट है। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो हमारे 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। ओके, तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो इसके लिए हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट 2 की बात करते हैं, बी इज इक्वल टू फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो ये 4 गेम्स का सेट है। ओके, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे यानी वर्ड्स में, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ 4 गेम्स। नेक्स्ट हम पार्ट 3 की बात करते हैं, सी इज इक्वल टू ए बी सी डी सो ऑन जी। तो ये किस चीज़ का सेट है, ये इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका सेट है। ओके, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
तो आपने लिखना है C इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब नेक्स्ट पार्ट 4 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 4 है D इज इक्वल टू लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा। तो ये पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनके कैपिटल्स हैं। ओके, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे D इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनके कैपिटल्स का सेट। ओके, अब नेक्स्ट हम पार्ट 5 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 5 है E इज इक्वल टू जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो हमारा सोलर कैलेंडर है उसके लास्ट जो 6 मंथ हैं उनका सेट है। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर, यानी सोलर कैलेंडर के जो लास्ट 6 मंथ्स हैं उनका सेट। अब आगे पार्ट 6 को देखें। तो पार्ट 6 है हमारे पास F इज इक्वल टू 21, 22, 23, इस तरह ये जारी है 30 तक। ओके, तो ये कौन सा सेट है? ये हमारे पास 20 से लेकर 31 के दरमियान जितने भी होल नंबर्स हैं उनका सेट है। ओके, तो F को हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 31। तो 20 और 31 के दरमियान जितने भी होल नंबर्स हैं उनका सेट। अब आगे पार्ट 7 को देखें। तो पार्ट 7 है G इज इक्वल टू पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान। तो ये पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस है उनका सेट है। ओके, तो इसको हम अल्फाज यानी इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? G इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अब पार्ट 8 की बात करते हैं। तो पार्ट 8 को देखें। H इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये किन नंबर्स का सेट है? ये हमारे पास जो इवन नंबर होते हैं ना, यानी जिन पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, या वो नंबर जो 2 पर डिवाइड होते हैं, तो 14 तक उनका सेट है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, यानी इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? H इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 14, यानी 14 तक जो इवन नंबर्स हैं उनका सेट। अब आगे पार्ट 9 को देखें जो कि लास्ट पार्ट है। I इज इक्वल टू ऑरेंज, बनाना, मैंगो। तो ये 3 फ्रूट का सेट है। ओके, तो I के बारे में हम लिखेंगे, यानी I को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे सेट ऑफ 3 फ्रूट्स। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।